हेलो एवरीवन। आज फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका प्रॉपर्टी क्या होता है और किस तरह से ये कवर करते हैं और किस तरह से ये प्रोटेक्शन में इसको एनिमल सेल को प्लांट सेल को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी इनका क्या क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज अब इसमें देखते हैं। देखो, जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने क्या डिस्कस किया था कि डेविसन और उसके बाद डैनिली सैंटिस ने बताया था इनको कि ये प्रोटीन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, उन्होंने ये सारे स्ट्रक्चर बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके रॉबर्टसन, जिन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि यूनिट मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर था वो दिया था उन्होंने, और थिकनेस की कितने एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम, तो ये थिकनेस उन्होंने बताया था। और उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने डिस्कस किया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, किस तरह से ये अपीयरेंस होती है क्या इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये देखा कि जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या था, लिपिड था, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इको फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो ये एक क्या है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन था। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो होता है किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और क्या क्या इसके प्रॉपर्टी होते हैं। तो जनरली जो होता है जैसे कि ये क्या है, इनसाइड साइटोप्लाज्मिक एरिया। ठीक है, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि एक टर्म आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, सेमी परमिएबल का भी और सिलेक्टिव परमिएबल का भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि जब कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पे अगर सेमी पर सपोज दैट ये डिफरेंट टाइप के क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, माइक्रोफेज में भी है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेलेक्टिव सबसे पहले देखिए सेमी परमिएबल, तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि सेमी परमिएबल कि जिसकी परमिएबिलिटी हाफ हो। मतलब ये क्या करते हैं कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो इजीली पास हो जाएंगे, सारे मटेरियल क्रॉस नहीं करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इस नेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमिएबल। और उसके बाद दूसरा टर्म आता है सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो सेलेक्टिव परमिएबल में क्या होता है, किससे सेलेक्टिव मतलब कि जो सेल होता है, जो साइटोप्लाज्म एरिया होता है, तो सेल जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ठीक है, कहने के मतलब देखो दो चीज़ यहाँ देखते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि सेमी परमिएबल में सेमी परमिएबल। ठीक है, इसमें इस प्रॉपर्टी में ये देखते हैं कि क्या होता है जनरली मॉलिक्यूल का नेचर। तो जैसे सेमी परमिएबल कि मॉलिक्यूल जो होते हैं सारे नहीं जाते, कुछ मॉलिक्यूल इजीली स्पोर्स के थ्रू जो होते हैं पास होके आ जाते हैं कहाँ पे, इनसाइड द सेल। ओके, तो और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेलेक्टिव में क्या होता है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो सेमी परमिएबल में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कुछ मटेरियल है जो वो पास होके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड सम मटेरियल जो कि नीडेड नहीं है वो नहीं आएंगे। और यहाँ पे सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये हुआ कि जो साइटोप्लाज्मिक को जिस मटेरियल की नीड होती है, और मतलब सपोज दैट कि ये मॉलिक्यूलर इसकी क्या है, हायर है। ठीक है, इजीली ये पास होके नहीं आएगा, वॉल के थ्रू पोर के थ्रू ये पास होके नहीं आ रहा है, पर साइटोप्लाज्म के लिए क्या है, नीडेड मटेरियल है हमारा, मतलब साइटोप्लाज्म का नीडेड मटेरियल। तो ये क्या होगा, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ये क्या होगा, सेलेक्ट करके अंदर आएगा। तो अंदर आने की प्रोसेस आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस ये देख लो कि सपोज दैट कि मॉलिक्यूलर वेट इनकी ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे, जैसे कि ये जनरली क्या होगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये इनगल्फ कर लिए जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये सेल के लिए नीडेड है, और भले ही का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, साइज बड़ा हो, जब इनकी रिक्वायरमेंट है, ये सिलेक्टेड है साइटोप्लाज्म के थ्रू, तो इनगल्फिंग प्रोसेस है ये एंटर हो जाएंगी। उसके बाद सपोज ये कुछ मॉलिक्यूलर साइज होते हैं वो छोटे हैं, इजीली पास हो सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के लिए नीडेड नहीं है, तो वो एंटर नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये होता है सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल इनका नेचर होता है। उसके बाद जो होता है 75 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इनकी थिकनेस होती है। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है कि जनरली जो होता है कैसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा इनके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये इनका एक बोल सकते हैं, देखो एक तो ये हो गया कि इस प्रोसेस के थ्रू मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद एक होता है कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी कि सपोज है आउटसाइड में मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो हाई से लो मूव करके कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट प्रोसेस के थ्रू जो होता है मटेरियल क्रॉस करके चले आते हैं, किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगर हैवियर है तो इस प्रोसेस के थ्रू इसके अलावा भी ट्रिगल होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो होता है मटेरियल एक्सेप्ट होकर कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में, कि कैसे मटेरियल ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आओ उसको देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि किस तरह से हो रहा है प्रोसेस, और नेक्स्ट अब इसका डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे मटेरियल इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मेथड में क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसमें एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी अलग टाइप हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जनरली जो होता है मटेरियल पास हो रहा है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस प्रोसेस इंक्लूडेड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे एनर्जी की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ये आ जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की यूटिलाइजेशन होगा, जिसके थ्रू तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट एटीपी आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ मेंशन करते हैं क्लियरली ताकि आप इसको इजीली नोट भी कर पाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मटेरियल इजीली पास यहाँ पे एटीपी ब्रैकेट में कर सकते हो एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद जो होता है, ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट में। इनके दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो ये अब बैक क्लास में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री और में भी, बायो में भी, 9th में पढ़े होंगे कि जनरल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है।
तो डिफ्यूजन का एक बार बस टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं किसी भी परफ्यूम को, तो क्या होता है कि परफ्यूम बॉटल में कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूलर का क्या होता है, हायर होता है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो वो इजीली स्कैटर्ड होता है पूरे एरिया में, तो वो क्या हो गया कि हायर से लोअर वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो ऑस्मोसिस में होता है कि यहाँ भी सेम चीज़ें मॉलिक्यूलर मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ molecule from higher concentration of the solution to lower concentration of the solution is called the osmosis process, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, ये जनरली एक्वस मीडियम में होता है, और ये जो होता है वो आपके सराउंडिंग में से एयर जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जनरल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मटेरियल पास होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव में रिक्वायर नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई मॉलिक्यूल्स मूव करेगा एक उसके थ्रू समझते हैं, सपोज दैट कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आपका चैनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ये विजुअल नहीं हो रहा है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा कि सपोज दैट आउटसाइड कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, सोडियम का, और इनर साइड में पोटेशियम का। तो मतलब इसी कॉन्सेंट्रेशन दोनों भले ही पॉजिटिव है, तो एक पोटेशियम के को कंप्लीट करता है 2 सोडियम्स जो होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो इस तरह से जो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो होता है मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंपिंग फंक्शन, पंपिंग फंक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है ये कैसे होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसी बल्क ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि बल्क ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं क्या होता है। तो जनरली क्या होगा यहाँ पे कि जनरली देखो बल्क ट्रांसपोर्टेशन मतलब मटेरियल जो होता है बल्क में एक ही साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इसको बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि बल्क ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है। तो इसमें आपके 2 प्रोसेस हैं मेनली, एक होता है आपका एंडोसाइटोसिस, उसके बाद दूसरा है आपका एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या आता है कि जनरली जो मटेरियल बल्क के फॉर्म में सेल के अंदर आता हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, मतलब मटेरियल एंटर इनसाइड द सेल, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जब मटेरियल बल्क के फॉर्म में सेल से बाहर निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एंडोसाइटोसिस जो होता है जनरली 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, देखते हैं कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जनरली जब मटेरियल सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल का इनगल्फिंग प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। फिगर के थ्रू देखते हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा फूड मटेरियल को क्या करता है, इनगल्फ करता है, तो इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा जिससे WBC है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो भी क्या होता है, वो भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही किसी भी जर्म को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस ये हुआ कि जनरली इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल, तो यहाँ लिख सकते हो इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल। जब सॉलिड मटेरियल की इनगल्फिंग होती है तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। सेम प्रोसेस के थ्रू अगर लिक्विड मटेरियल इनगल्फ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या आता है टर्म, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इनगल्फिंग होता है किसकी, लिक्विड मटेरियल की, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म लिक्विड मटेरियल जो होता है उसको इनगल्फ करता है तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। उसके बाद फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल का इनगल्फिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ कर सकते हो कि इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल, ठीक है। जब लिक्विड मटेरियल की इनगल्फिंग होगा तो पिनोसाइटोसिस, जब सॉलिड मटेरियल की इनगल्फिंग होगी तो फैगोसाइटोसिस। ये दोनों कॉमनली प्रोसेस किस में आते हैं, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में कौन आता है कि जैसे सपोज है कि वेस्ट मटेरियल, जो एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, कि वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, मटेरियल को इनगल्फ करता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल उसके बॉडी से पास आउट होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद आगे हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, स्पेशल पॉइंट, 2-3 चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है आपका, एक आता है आपका फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। अक्सर पूछता है कि क्या होता है फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जनरली जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, अगर एक रफली स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट में क्या होता है कि जैसे एक आपका ये है लेयर, ठीक है, लिपिड का, उसके बाद ऊपर ये क्या है, प्रोटीन लेयर, सेम इसी तरह से इधर क्या है, लिपिड का है लेयर, क्योंकि लिपिड बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, ठीक है, इस तरह से ये लेयर है। तो यहाँ पे जनरली अगर हमें फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट अगर हमें देखना हो तो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखोगे तो जनरली जैसे सपोज दैट 1 2 3, ठीक है, वैसे यहाँ पे कर लो ABC, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है जनरली कि जो दो टाइप के मूवमेंट जो होते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, उसमें 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एक ट्रांजिशन मूवमेंट होता है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मूवमेंट में होगा कि ये जो होता है एक्सचेंज होकर यहाँ पे आ जाए और ये वाला नंबर का जो है वो यहाँ पे आ जाए फॉस्फोलिपिड, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमें फ्लिप फ्लॉप मोमेंट में क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट में ये होता है कि जो इस लेयर का लिपिड मॉलिक्यूल है, इस साइड के लेयर का जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो एक्सचेंज होके इधर आ जाए, ठीक है, मतलब इंटर एक्सचेंज हो दोनों लेयर में, एक इधर आ जाए एक इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इधर आ जाए लिपिड का, एक इधर से, इनके बीच में अगर एक्सचेंजेस होते हैं तो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट होता है। अगर सेम रो में जो होता है एक्सचेंजेस होता है उसको ट्रांजिशन मोमेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद ये हो गया। दूसरे की आपने ये देखा है कि जनरली जो होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का,
कंपोजिशन पता है कि लिपिड और प्रोटीन का ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का से किसी किसी मेम्ब्रेन्स में जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें इसमें क्या देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी करके इसमें ये देख सकते हैं कि इनका और क्या चीज़ें क्वालिटी इनकी और क्या है। तो जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कि आउटर जो प्रोटेक्शन लेयर होता है प्लस दोनों आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल दोनों चीज़ों को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई एक सेल है, इससे ज्वाइंट यहाँ पे दूसरा सेल है। ठीक है, फिर इससे ज्वाइंट यहाँ पे तीसरा सेल है। तो ये क्या करता है कि जो प्लाज्मा डेस्मेटा हम लोगों ने सेल वॉल में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो एक जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मेम्ब्रेन के पास, पोर के पास, जिससे कि मटेरियल पास होके एक सेल से दूसरे सेल में, फिर दूसरे से तीसरे सेल में ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, चले जाते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। प्लस सेल को क्या करते हैं कि एक आउटर सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि इनका इनर एक डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। आपको अगर ये मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हो, तो नए देख रहे हो, तो इससे बैक वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो अब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।